नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल डीएस के हिस्ट्री पर हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे मौर्योत्तर काल को लेकर, यानी ओल्ड इज गोल्ड सीरीज में हम कौन से टॉपिक को लेकर बात कर रहे थे, मौर्योत्तर काल को लेकर। इस टॉपिक को लेकर हम एक क्लास कर चुके हैं। आज अपनी इस टॉपिक को लेकर कौन सी क्लास है? दूसरी क्लास। तो आज बात करेंगे सातवाहन वंश के बारे में कि सातवाहन वंश से अब तक कौन कौन से प्रश्न परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। चाहे आप स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी स्टेट के सेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप नेट जेआरएफ की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। साथियों, यह वीडियो सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। आपको पता है कि इतिहास के ज़्यादातर प्रश्न रिपीट होने का काम करते हैं, और इस सीरीज में हमारे द्वारा इतनी मेहनत की जा रही है कि हम संबंधित प्रश्न को उसी टॉपिक के साथ एक जगह आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। जैसे सातवाहन वंश से आज तक जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको हमने एक ही क्लास में पहले तो एक जगह नोट्स बनाए, फिर उनके बाद आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाने का काम कर रहे हैं। तो साथियों, आप इस क्लास को कंप्लीट देखा करें और आपका जो भी रिव्यू हुआ करे वह कमेंट के माध्यम से बताया करें। तो साथियों, आज की क्लास का कौन सा टॉपिक है अपना? सातवाहन वंश। तो सातवाहन वंश में सबसे पहले तो आपको सातवाहन वंश के जो शासक हुए थे उनके कालक्रम को लेकर प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। आपसे सातवाहन वंश के कोई 3-4 शासक दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा निम्न को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आपको ध्यान रखना है, सातवाहन वंश का पहला शासक कौन सा? सिमुक। दूसरा उसके बाद कौन बना? कृष्ण या कान्य। तीसरा सातकर्णी प्रथम। उसके बाद कौन शासक बनता है? गौतमीपुत्र सातकर्णी। इसका कार्यकाल कब से कब तक था? 106 से 103 ईस्वी। गौतमीपुत्र सातकर्णी के बाद शासक बनता है वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, और उनके बाद शासक बनता है शिवश्री सातकर्णी, और उसके बाद शासक बनता है शिवकंद सातकर्णी, और शिवकंद सातकर्णी के बाद शासक बनता है यज्ञश्री सातकर्णी, और अंतिम शासक बनता है पुलमावी चतुर्थ। यानी सातवाहन वंश का आपसे पूछा गया था परीक्षा में कि अंतिम शासक कौन है, तो आपको आंसर देना है पुलमावी चतुर्थ। बात करते हैं एक एक प्रश्न को लेकर कि कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे गए थे। तो आपको ध्यान रखना है कि आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो कौन से पुराण में मिलती है? मत्स्य पुराण में। बात करें नेक्स्ट प्रश्न को लेकर, पुराणों में किस वंश को आंध्र भृत्य तथा आंध्र जातीय कहा गया है? तो कौन से वंश को कहा गया है? सातवाहनों को। आपसे नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, पुराणों में सातवाहनों की पहचान किस विशेष नाम से की गई है? तो किस विशेष नाम से की गई थी? आंध्र। आपको ध्यान रखना है, आंध्र या आंध्र भृत्य आंध्र जातीय किस वंश को कहते थे? सातवाहनों को। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, कौन से शासक मातृ नामों यानी माता के नाम से प्राप्त किए गए नाम, यानी कौन से शासक मातृ नामों से पहचाने जाते थे? तो कौन से सातवाहन शासक? सातवाहन शासक मातृ नामों से पहचाने जाते थे। आपको ध्यान रखना होगा कि सातवाहनों का सिंहासन का उत्तराधिकार सामंत पितृवंशी था, यानी मातृ नामों के नाम से भले ही सातवाहन शासक पहचाने जाते थे, लेकिन जो सिंहासन पर उत्तराधिकार होता था वह कौन सा था? पितृवंशी है, यानी जो शासक होता उसका पुत्र ही शासक बनता, उसके बाद अगला जो भी उसका उत्तराधिकारी होता वह शासक बनता, यानी पितृवंशीय परंपरा प्रचलित थी। नेक्स्ट प्रश्न, सातवाहनों का पुराणों के आंध्रों के साथ तादात्म्य समझा जाता है, यानी सातवाहन, यह लाइन देकर पूछा गया था निम्न में से सत्य या असत्य है? तो वही बात है, कई बार रिपीट होने का काम कर रही है लाइन। आपको ध्यान रखना होगा, आंध्र भृत्य आंध्र जाति किसे कहा जाता है? सातवाहनों को। बात करें नेक्स्ट प्रश्न को लेकर, सातवाहनों ने ब्राह्मण वंश का दावा किया और ब्रह्मांडी वैदिक परंपरा का अनुसरण किया। तो आपको यह बिल्कुल ध्यान रखनी होगी, एक एक लाइन आपसे हो सकता है कोई भी लाइन देकर पूछा जाए निम्न में से सातवाहनों के बारे में सत्य कथन है या असत्य कथन है, क्योंकि साथियों पेपर का लेवल कभी भी बढ़ सकता है। ऐसा नहीं है कि हम फिक्स पढ़ें, लिमिटेड पढ़ें और वही पेपर में आने का काम करें। हो सकता है एग्जामिनर आपसे और भी जानकारी जानना चाहेगा, तो प्रश्न का लेवल थोड़ा अच्छा बना सकता है। और इस नोट्स में यानी ओल्ड इज गोल्ड सीरीज में मैंने क्या है, नेट जेआरएफ यूपीएससी किसी भी स्टेट के पीसीएस कहीं भी एग्जाम में ऑल इंडिया
में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं टॉपिक से संबंधित उनको एक जगह उपलब्ध करवाने का काम किया है। तो आपको एक एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है, आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा। आपको ध्यान रखना है कि सातवाहनों ने पश्चिमी भारत और दक्कन के हिस्सों पर शासन किया। मौर्यों के बाद दक्षिणी भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। तो आपसे प्रश्न पूछा गया था कि मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था किनका? सातवाहन का। आपको ध्यान रखना है कि सातवाहन पल्लव, चालुक्य तथा राष्ट्रकूट में सबसे पुराना राजवंश था। यानी एग्जामिनर ने प्रश्न पूछा था कि सातवाहन, पल्लव, चालुक्य व राष्ट्रकूट में सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? तो इन सब में सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? सातवाहन वंश। आपसे प्रश्न पूछा गया था कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक। बात करें सातवाहनों की पहली राजधानी, तो आपको ध्यान रखना होगा कि सातवाहनों की पहली राजधानी थी कौन सी? प्रतिष्ठान। और प्रतिष्ठान का आधुनिक नाम क्या है? पैठन। और यह प्रतिष्ठान जो सातवाहनों की पहली राजधानी थी यह कौन सी नदी के किनारे है? यह भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो आपको ध्यान रखना होगा यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। और जब प्रतिष्ठान के बाद कालांतर में सातवाहनों ने अपनी राजधानी बनाई, यानी प्रतिष्ठान और दूसरी राजधानी कौन सी बनाई थी? अमरावती। उसके बाद डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया था कि सातवाहनों की राजधानी तो कौन कौन सी रही थी? अमरावती व प्रतिष्ठान। तो प्रतिष्ठान तो पहली राजधानी थी वह, उसके बाद दूसरी राजधानी कौन सी बनाई सातवाहनों के द्वारा? अमरावती। बात करें नेक्स्ट लाइन के बारे में, सातवाहन समाज में मात्र तत्वों के अंश मिलते हैं। सातवाहन वंश के शासकों के नाम मात्र सत्तात्मक थे। बिल्कुल दोनों ने सही है। बात करें साथियों नेक्स्ट प्रश्न को लेकर, आपको ध्यान रखना होगा कि सातवाहनों और शकों के बीच संघर्ष होते रहे। शक शासक रुद्रदामन ने 2 बार वशिष्ठ पुत्र पुलवामी को पराजित किया। यानी सातवाहन और शकों के बीच क्या होते रहे? संघर्ष होते रहे। और शक शासक था कौन? रुद्रदामन। और इस रुद्रदामन के द्वारा 2 बार क्या किया गया? वशिष्ठ पुत्र पुलवामी को पराजित किया। एक एक लाइन आपको ध्यान रखनी है। और हो सकता है आप किसी बुक्स को पढ़ रहे हो तो उसमें आप इसको हाईलाइट करते जाइए साथ ही साथ। और अगर आप किसी नोट्स से तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर हाईलाइट करने का काम करें। अगर आपके नोट्स में जो कोई भी लाइन ऐड ऑन नहीं हो उसे ऐड करते जाएं। और वीडियो को 1 से 2 बार सुन लें तो बिल्कुल आपको एक एक प्रश्न याद होने का काम करेगा। साथियों बात करें नेक्स्ट प्रश्न को लेकर, प्रश्न पूछा गया था शक क्षत्रप रुद्रदामन की पुत्री का विवाह सातवाहन नरेश वशिष्ठ पुत्र पुलवामी से होना किस अभिलेख से सूचित होता है? तो कौन से अभिलेख से सूचित होता है? कनेरी अभिलेख से। बात करें नेक्स्ट प्रश्न को लेकर, तो वशिष्ठ पुत्र पुलवामी के नासिक अभिलेख में वर्णन मिलता है कि रानी गौतमी बलश्री ने बौद्ध संघ के लिए गुफा का निर्माण करवाया था। प्रश्न पूछा गया था कि वशिष्ठ पुत्र पुलवामी के कौन से अभिलेख में वर्णन मिलता है कि रानी गौतमी बलश्री ने बौद्ध संघ के लिए गुफा का निर्माण करवाया था? तो कौन से अभिलेख में जानकारी मिलती है? नासिक अभिलेख में। बात करें नेक्स्ट प्रश्न को लेकर, तो नेक्स्ट प्रश्न आपको ध्यान रखना है कि अजंता की 28 गुफाओं में से 5 का निर्माण सातवाहनों के काल में हुआ। यानी अजंता में कितनी गुफाएं? टोटल 28 गुफाएं। और आपसे प्रश्न पूछा गया था कि जो अजंता में 28 गुफाएं इनमें से 5 का निर्माण कौन से काल में हुआ? तो सातवाहनों के काल में हुआ था। बात करें नेक्स्ट प्रश्न को लेकर, आपको ध्यान रखना होगा कि सातवाहन वंशीय शासकों के सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में पाए गए। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था कि सातवाहन वंशीय शासकों के सभी अभिलेख कौन सी भाषा में पाए गए? तो आपको ध्यान रखना है प्राकृत भाषा में। बात करें नेक्स्ट प्रश्न को लेकर, आपको ध्यान रखना होगा कि गाथा सप्तमी का लेखक कौन था? हाल। और यह हाल सातवाहन काल का था। यानी हाल कौन था? किस काल से संबंधित था? सातवाहन काल से संबंधित था। यानी हाल के काल को लेकर पूछा गया, यानी कि इसके समय को लेकर प्रश्न पूछा गया था। बात करें नेक्स्ट प्रश्न को लेकर, सातवाहन शासकों के अभिलेख प्राय एक प्राकृत पद पुत्र से पूर्ण या समाप्त होते थे, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ बेटा होता है। बात करें गौतमी पुत्र सातकर्णी को लेकर,
गौतमीपुत्र सातकर्णी से लेकर प्रश्न पूछा गया था इनकी माँ का नाम। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी की माता का नाम क्या था? गौतमी, जो कि इनके नाम के आगे भी लगा है गौतमी। बात करें गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में, तो इसके बारे में प्रश्न एक एक लाइन लिखी हुई है जो आपको दिख रही है, और मैं आपको बता रहा हूं कि इसे नासिक अभिलेख में एक ब्राह्मण कहा गया है, जिसका तात्पर्य है अद्वितीय ब्राह्मण अथवा ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, अद्वितीय ब्राह्मण अथवा ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी। और ये कौन से अभिलेख में वर्णन है इसका? नासिक अभिलेख में। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने वर्ण संकरता की प्रथा को समाप्त करने का दावा किया, और गौतमीपुत्र सातकर्णी को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा गया है। प्रश्न पूछा गया था, वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा गया है, किसे कहा गया है? गौतमीपुत्र सातकर्णी को। और इसी गौतमीपुत्र सातकर्णी को एक अभिलेखीय साक्ष्य में शक यवन पहलव निषूदन के रूप में महिमा मंडित किया गया है। यानी शक यवन पहलव निषूदन के रूप में महिमा मंडित किया गया है किसको? गौतमीपुत्र सातकर्णी को। और इसी गौतमीपुत्र सातकर्णी के दो अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए? नासिक से प्राप्त हुए हैं। गौतमीपुत्र सातकर्णी के हाथों छहरात शासक नहपान की पराजय जोगलथम्बी मृदवांड, जो कहाँ से प्राप्त हुआ? नासिक, यानी जोगलथम्बी मृदवांड से प्रमाणित होती है। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी के हाथों नहपान की पराजय जोगलथम्बी मृदवांड से प्रमाणित होती है। तो हमने बात की गौतमीपुत्र सातकर्णी को लेकर जो भी प्रश्न परीक्षा में आज तक पूछे गए हैं। और इस जोगलथम्बी मृदवांड को लेकर स्कूल व्याख्याता 2022 में प्रश्न पूछा गया था, और यह प्रश्न ओल्ड इज गोल्ड था, यानी यह प्रश्न कहीं ना किसी पूर्व परीक्षा में भी पूछा गया है। साथियों, बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न को लेकर। अब बात करते हैं सातकर्णी प्रथम को लेकर कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो सातकर्णी प्रथम की सबसे पहले आपको उपाधि ध्यान रखनी है, अप्रतिहत दक्षिणापथ पति। किसकी उपाधि है? सातकर्णी प्रथम की। और इसी सातकर्णी प्रथम के द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराने का उल्लेख नानाघाट अभिलेख में मिलता है। और नानाघाट अभिलेख कहाँ से मिला है? पुणे से। यानी सातकर्णी प्रथम द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराने का उल्लेख नानाघाट अभिलेख में मिलता है। इसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया, यानी सातकर्णी प्रथम के द्वारा कितनी बार अश्वमेध का आयोजन किया? 2 बार। आपको ध्यान रखना होगा कि सातवां नरेश सातकर्णी शक क्षत्रप रुद्रदामन का कौन था? दामाद, यानी रुद्रदामन का यह कौन था? दामाद। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न को लेकर। आपको ध्यान रखना होगा पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, इस पुस्तक से लेकर कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं, और तरह तरह के प्रश्न आपको देखने को परीक्षा में मिलती हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किसने लिखी? तो यह किसके द्वारा लिखी गई? अज्ञात, यानी इसकी कोई जानकारी नहीं है कि यह किसने लिखी। इसका आंसर हमेशा क्या आएगा? अज्ञात, यानी पता नहीं। बात करते हैं इसमें क्या क्या दे रखा है, क्या विवरण मिलता है। तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में क्या मिलता है कि भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है। कौन? पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। नोट कर आपको ध्यान रखना होगा कि प्राचीन समाजों के अभिजात यानी विशिष्ट वर्ग के परिवारों के बारे में इतिहासवेत्ता अधिकतर अभिलेखों से सूचना प्राप्त करते थे। और इसमें और क्या क्या उल्लेख मिलता है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में कि कोलची, कमर यानी चमर तथा पौध के दक्षिण भारतीय पतन थे। आपको ध्यान रखना है कि कोलची, कमर या चमर तथा पौध दक्षिण भारतीय पतन थे। और हाथी दांत का उत्पादन 2 सारणी में किया जाता था, यानी हाथी दांत का उत्पादन कहाँ किया जाता था? 2 सारणी में किया जाता था। साथियों, यह सभी वर्णन हमें कहाँ पर मिलता है? पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में। कोलंदिया नामक बड़े पोत गंगा तथा क्रेस की ओर रवाना होते थे। नेक्स्ट बात आपको ध्यान रखनी होगी कि मुसालिया या मूसलीपट्टनम मुजरिस के उत्तर पूर्व में स्थित था। यानी प्रश्न देकर पूछा गया था कि लाइन निम्न में से सत्य है असत्य है। तो आपको ध्यान रखना है मूसलीपट्टनम कहाँ स्थित था? मुजरिस के उत्तर पूर्व में स्थित था। और मुजरिस
मालाबार तट यानी केरल स्थित बंदरगाह था। तो जो मुजिरिस बंदरगाह था केरल में, इसके उत्तर पूर्व में कौन सा बंदरगाह स्थित था? मूसलीपट्टनम। नेक्स्ट प्रश्न आपको ध्यान रखना होगा कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में उल्लेखित दक्षिणापथ के अंतदेशी बाजारों के प्रतिनिधि हैं कौन कौन से? प्रतिष्ठान एवं तगर। कौन से? प्रतिष्ठान एवं तगर। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा बंदरगाह पोर्डुका नाम से द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था? तो कौन सा बंदरगाह पोर्डुका नाम से द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था? कौन सा? अर्कामेडू। आपको ध्यान रखना है कि किनका पेरिप्लस ग्रंथ में दक्षिणापथ में दो महत्वपूर्ण बाजारों के रूप में उल्लेख हुआ है? तो प्रतिष्ठान एवं तगर का। बात करें नेक्स्ट प्रश्न को लेकर। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि आगस्टस के रोम के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? तो आगस्टस के रोम के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? अर्कामेडू से। बात करें नेक्स्ट प्रश्न को लेकर, कौन से पतन दक्षिण भारत के पूर्व तट पर स्थित थे? तो दक्षिण भारत के पूर्व तट पर कौन कौन से स्थित है? कावेरी, पत्तनम तथा कोडके। यह तीनों पतन कहाँ पर स्थित है? दक्षिण भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। साथ ही बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न को लेकर। नेक्स्ट प्रश्न आपको ध्यान रखना होगा कि सातवाहनों ने सीसा, पोटिन, तांबा, कांसा की मुद्राएं जारी की। यानी सातवाहनों के द्वारा कौन सी मुद्राएं जारी की गई? शीशे की, पोटिन की, तांबे की तथा कांसे की। आपको ध्यान रखना होगा कि सातवाहनों ने सोने के सिक्के जारी नहीं किए। यानी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि सातवाहनों ने कौन सी मुद्राएं जारी की? शीशा, पोटिन, तांबा तथा कांसा। लेकिन सातवाहनों ने सोने के सिक्के जारी नहीं किए। यहीं पर नोट कर आपको एक महत्वपूर्ण टेबल ध्यान रखनी है कि राजवंश और सिक्कों की धातुएं। तो कुषाणों के द्वारा स्वर्ण एवं ताम्र के सिक्के जारी किए गए, गुप्त के द्वारा स्वर्ण एवं रजत के जारी किए गए, कलचुरी के द्वारा स्वर्ण, रजत एवं ताम्र के सिक्के जारी किए गए। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न को लेकर। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई, किसके द्वारा? सातवाहनों के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, वह प्रथम सातवाहन राजा कौन था जिसने सिक्कों पर राजसिर अंकित करवाया? तो वह प्रथम सातवाहन राजा कौन था जिसने सिक्कों पर राजसिर अंकित करवाया? वह कौन सा था? गौतमीपुत्र सातकर्णी। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न को लेकर। सातवाहन वंश के राजा पुलवामी का नाम गिरनार के अभिलेख में चर्चित है। यानी आपको ध्यान रखना है कि पुलवामी का नाम गिरनार के अभिलेख में चर्चित है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न को लेकर। तो आपको ध्यान रखना होगा कि सातवाहन प्रशासन में, एक प्रश्न रह गया, इसको देखते हैं कि सातवाहन कालीन अभिलेखों में उल्लेखित कटक और स्कंदावार शब्द सैनिक शिविर के रूप में यानी सैनिक शिविर के संदर्भ में प्रयुक्त होते थे। बात की गई, प्रश्न किस टाइप से पूछा गया? तो प्रश्न पूछा गया था कि सातवाहन कालीन अभिलेखों में उल्लेखित कटक और स्कंदावार शब्द किस संदर्भ में प्रयुक्त होते थे? तो आपको ध्यान रखना है कि कटक और स्कंदावार किस संदर्भ में प्रयुक्त होते थे? सैनिक शिविर के संदर्भ में। बात करें नेक्स्ट प्रश्न को लेकर। तो प्रश्न पूछा गया था कि सातवाहन प्रशासन में उपरक्षित किससे संबंधित था? तो आपको ध्यान रखना है कि सातवाहन प्रशासन में उपरक्षित गुहा निर्माण से संबंधित था। और सातवाहन वंश ने सर्वप्रथम भू अनुदान जारी किया। प्रश्न पूछा गया था किस वंश ने सर्वप्रथम भू अनुदान जारी किया? तो आपको ध्यान रखना है कि सातवाहन वंश ने सर्वप्रथम भू अनुदान जारी किया। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न को लेकर। तो आपको ध्यान रखना होगा कि परिहारों यानी राजकीय मांगों और दावों से छूटों का उल्लेख गौतमीपुत्र सातकर्णी का एक अभिलेख में, यानी परिहारों यानी राजकीय मांगों और दावों से छूटों का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? गौतमीपुत्र सातकर्णी के एक अभिलेख से मिलता है। और गौतमीपुत्र सातकर्णी ने सर्वप्रथम आर्थिक तथा शासन संबंधी उन्मुक्ति बौद्ध भिक्षुओं को प्रदान की थी। आपको ध्यान रखना होगा कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने सर्वप्रथम आर्थिक तथा शासन संबंधी उन्मुक्ति
बौद्ध भिक्षुओं को प्रदान की थी। बात करें अमरावती स्तूप को लेकर, प्रश्न पूछा गया था कि अमरावती स्तूप का निर्माण कौन से काल में हुआ। तो आपको ध्यान रखना है कि अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहनों के काल में हुआ और यह धरड़ीकोट का महाचैत्य भी कहलाता है। यानी अमरावती स्तूप के बारे में लाइन दी गई थी कि यह धरड़ीकोट का महाचैत्य भी कहा जाता है। किस स्तूप में आर्यक स्तंभ की विशेषताएं प्राप्त होती हैं। तो आपको आंसर देना है अमरावती स्तूप। प्रश्न किस टाइप में पूछा गया था कि किस स्तूप में आर्यक स्तंभ की विशेषताएं प्राप्त होती हैं। तो कौन से स्तूप में? अमरावती स्तूप में। बात करें नेक्स्ट प्रश्न को लेकर, आपको ध्यान रखना होगा कि अमरावती का प्राचीन नाम क्या था? धान्य कटक था। यानी अमरावती का प्राचीन नाम धान्य कटक था। आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे प्राचीन स्तूप, तो आपको आंसर देना है भरूच का स्तूप। भरूच का स्तूप कौन क्या था? भारत में सबसे प्राचीन स्तूप था। बात करें नेक्स्ट प्रश्न को लेकर, नेक्स्ट प्रश्न में आपको ध्यान रखना होगा नागार्जुन के बारे में। तो नागार्जुन के बारे में आपको ध्यान रखना होगा कि यह परवर्ती सातवाहन के समकालीन था और नागार्जुन की रचनाओं के बारे में भी कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है और कई बार रिपीट होने का काम करता है कि योगाचार के लेखक कौन थे, रस रत्नाकर के लेखक कौन थे, रति शास्त्र के लेखक कौन थे। तो नागार्जुन की रचनाएं आपको ध्यान रखनी होंगी, योगाचार, रस रत्नाकर, रति शास्त्र। बात करें नेक्स्ट प्रश्न को लेकर, तो आपको ध्यान रखना होगा कि करीमपुर तथा नालकोंडा जो कि कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में। तो करीमपुर तथा नालकोंडा लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध थे। नोट के रूप में आपको ध्यान रखना है कि सातवाहन काल के करीमपुर स्थल से हमें लोहार की दुकान के अवशेष मिले हैं। प्रश्न पूछा गया था कि लोहार की दुकान के अवशेष मिले हैं, यानी सातवाहन काल के लोहार की दुकान के अवशेष कहाँ से मिले हैं? करीमपुर स्थल से। तो लोह इस्पात के साक्ष्य कहाँ से मिले? करीमपुर तथा नालकोंडा से। बात करें नेक्स्ट प्रश्न को लेकर, दो मस्तूल वाला जहाज वशिष्ठ पुत्र पुलवामी के सिक्कों पर अंकित प्राप्त हुआ है। दोहरे मस्तूल वाले पोत के चित्रण से युक्त सातवाहन सिक्के कोरोमंडल तट क्षेत्र में मिले हैं। यानी आपको ध्यान रखना होगा कि दो मस्तूल वाला जहाज वशिष्ठ पुत्र पुलवामी के सिक्कों पर अंकित प्राप्त हुआ है। और नेक्स्ट प्रश्न आपको ध्यान रखना होगा कि दोहरे मस्तूल वाले पोत के चित्रण से युक्त सातवाहन सिक्के कोरोमंडल तट के क्षेत्र में मिले हैं। यानी दोहरे मस्तूल वाले पोत के चित्रण से युक्त सातवाहन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कोरोमंडल तट के क्षेत्र में मिले हैं। बात करें नेक्स्ट प्रश्न के बारे में, सातवाहनों ने किन धातुओं में अपने सिक्के डाले? तो हम बात कर चुके ऊपर, शीशे के, तांबे के, चांदी के तथा पोर्टिन के सिक्के जारी किए गए किसके द्वारा? सातवाहनों के द्वारा। प्रश्न पूछा गया था कि शक क्षत्रप सातवाहन काल में स्वर्ण एवं रजत सिक्कों का अनुपात था। तो 1:10। प्रश्न पूछा गया था कौन सा नगर सातवाहन युग में प्रसिद्ध था? तो कौन सा? तगर। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो नेक्स्ट प्रश्न आपको ध्यान रखना होगा कि यह तथ्य है कि सातवाहन समुद्री व्यापार करते थे तथा उनके पास जल सेना थी। आपको ध्यान रखना होगा कि सातवाहन समुद्री व्यापार करते थे तथा उनके पास जल सेना थी। एक विशेष दोहरे मस्तूल के जहाज वाले सिक्के की उपलब्धता से सिद्ध होता है राजवंश के किस तथाकथित शासक ने यह सिक्के जारी किए? तो यज्ञश्री सातकर्णी। तो साथियों आपको ध्यान रखना होगा कि दोहरे मस्तूल के जहाज के सिक्के कौन से शासक ने जारी किए। इसमें थोड़ा मुझे डाउट है, आप कमेंट के माध्यम से इसका आंसर बताने का काम करेंगे। बात करें नेक्स्ट प्रश्न को लेकर, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि भूमिदान का प्राचीनतम साक्ष्य किसके अभिलेखों में मिलता है? तो भूमिदान का प्राचीनतम साक्ष्य किसके अभिलेखों में मिलता है? सातवाहनों के अभिलेखों में। बात करें नेक्स्ट प्रश्न को लेकर, सातवाहन अभिलेखों में उल्लेखित निवर्तन शब्द किससे संबंधित है? भूमि माप से। आपको ध्यान रखना होगा कि सातवाहन अभिलेखों में उल्लेखित निवर्तन शब्द किससे संबंधित है? भूमि माप से। बात करें नेक्स्ट प्रश्न को लेकर, तो आपको ध्यान रखना होगा कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों में यवन प्रिय शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? तो यवन प्रिय शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? काली मिर्च।
बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न को लेकर। नेक्स्ट प्रश्न आपको ध्यान रखना होगा कि सातवां नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे। यानी सातवां नरेश कौन सी भाषा के पोषक थे? प्राकृत भाषा के पोषक थे। सातवां काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। आपको ध्यान रखना होगा कि सातवां काल में कला के कौन से पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला? तो आपको ध्यान रखना होगा कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो सातवां काल में किस भाषा को राजभाषा के रूप में प्रयोग किया जाता था? तो आपको आंसर देना है प्राकृत भाषा। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न को लेकर। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, इक्ष्वाकुओं की राजधानी विजयपुरी का प्रतिनिधित्व किससे होता है? तो इक्ष्वाकुओं की राजधानी विजयपुरी का प्रतिनिधित्व किससे होता है? नागार्जुन कोंडा से। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न को लेकर। तो आपको ध्यान रखना होगा कि नासिक गुहा संख्या 10 के अभिलेखानुसार शक सातवां काल में अक्षय निधि पर ब्याज दर थी। तो प्रश्न इस टाइप से पूछा गया था कि नासिक गुहा संख्या 10 के अभिलेखानुसार शक सातवां काल में अक्षय निधि पर ब्याज दर थी। कितनी ब्याज दर थी? 9 से 12%। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना होगा कि सातवां काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। सातवां राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। तो ये दोनों बातें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न को लेकर। तो नेक्स्ट प्रश्न आपको ध्यान रखना होगा कि सातवां वंश की शक्ति क्षीण होने के बाद वाकाटक वंश ने अपना राज्य स्थापित किया। आपसे पूछा जाएगा कि सातवां वंश की शक्ति क्षीण होने के बाद कौन से वंश ने अपना राज्य स्थापित किया? तो आपको ध्यान रखना है वाकाटक वंश ने। और वाकाटक वंश का पहला राजा कौन था? प्रवरसेन प्रथम था। और यह विंध्य शक्ति का पुत्र था। यानी प्रवरसेन प्रथम जो कौन था? विंध्य शक्ति का पुत्र था। प्रवरसेन प्रथम के बारे में आपको ध्यान रखना होगा कि प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ, 1 वाजपेयी यज्ञ तथा 1 वाजमेघ यज्ञ सहित 7 सोम यज्ञ संपन्न किए। तो आपको ध्यान रखना है प्रवरसेन प्रथम को लेकर। यहीं पर आपको दो नोट प्रमुख रूप से ध्यान रखने होंगे कि सातवानों के विरुद्ध स्वतंत्रता प्राप्त करने के उपलक्ष्य में इक्ष्वाकु शासक श्री शांतिमूल ने अश्वमेध यज्ञ व वाजपेयी यज्ञ का आयोजन किया। यानी इक्ष्वाकु शासक श्री शांतिमूल ने भी क्या किस यज्ञ का आयोजन किया? वाजपेयी यज्ञ का आयोजन किया। दूसरा नोट आपको ध्यान रखना होगा कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा अश्वमेध यज्ञ, यानी कितनी अश्वमेध यज्ञ? 2। पुष्यमित्र शुंग द्वारा अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने का उल्लेख धनदेश के अयोध्या अभिलेख में मिलता है। यानी पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ का संपन्न करवाया गया, इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? धनदेश के अयोध्या अभिलेख में। साथियों बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न को लेकर। नेक्स्ट प्रश्न में आपको ध्यान रखना होगा कि भारत में मौर्य काल के बाद आक्रमणों का सही क्रम, यानी भारत में मौर्य काल के बाद आक्रमणों का सही क्रम। तो आपको ध्यान रखना होगा पहले नंबर पर इंडो ग्रीक, दूसरे नंबर पर पहलव यानी इंडो पार्थियन, तीसरे पर शक यानी इंडो स्काइसियन और चौथे पर कौन थे? कुषाण। तो आपको यह कालक्रम विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। बात करें नेक्स्ट प्रश्न को लेकर। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि भारत में लोहे के चिमटे, पिलास और कैंची का सर्वप्रथम उपयोग कौन से काल में हुआ माना जाता है? तो साथियों आपको ध्यान रखना होगा कि भारत में लोहे के चिमटे, पिलास और कैंची का सर्वप्रथम उपयोग मौर्योत्तर काल में हुआ माना जाता है। तो साथियों आज हमने विशेष रूप से सातवां काल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे और किसी भी परीक्षा में पूछे गए थे उन सभी को एक साथ सॉल्व करने का काम किया है। साथियों उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी और कोई भी गलती हुआ करे, कोई भी मिस्टेक हुआ करे तो आप कमेंट में ज़रूर बताया करें, जिससे हम उसे आपके कमेंट को पिन कर दें। यानी हम भी आप जैसे अलग नहीं है, आप जैसे ही हैं, तो हमसे भी कोई ना कोई गलती हो सकती है। तो अगर कोई आपको मिस्टेक मिले किसी प्रश्न में तो आप एक बारीकी मिस्टेक मिल सकती है,
तो आप उसे मुझ तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को अपने साथियों के साथ शेयर करें। इस क्लास को आप शेयर किया करें। इस क्लास को आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने इतिहास मित्रों को, इतिहास प्रेमियों को, इतिहास प्रेमिकाओं के साथ इस क्लास को शेयर करने का काम किया करें। तो साथियों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।